नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया फिर आपके साथ। आज का अध्याय हमारा जो रहेगा वो 21 नंबर का रहेगा, यानी कि पार्ट 21, आज का एपिसोड। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड यानी 20 में कहा था कि आगे के जो 35 एपिसोड हैं वो ल्हासा से कैलाश यात्रा तक के हैं। श्री विमल दे किन किन मुसीबतों को सहते हुए और बगैर किसी मार्गदर्शक के रहते हुए, कठिन परेशानियों का सामना करते हुए और गुरुजी की बात को दिमाग में रखते हुए कि कैलाश का रास्ता कठिन है किंतु सीधा है, भक्ति के रास्ते की तरह। तो आज कैलाश यात्रा की शुरुआत होती है। तो आप सब कैलाशी भाइयों के लिए ये देखिए, मैं दिखाना भी चाहता हूं, ये दिख रहा होगा आपको, कैलाश यात्रा की शुरुआत। तो मुझे विश्वास है कि आप आज मेरे साथ मानसिक रूप से कैलाश यात्रा करते रहेंगे। बड़े ध्यान योग से सुनिए। यदि मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो वो मैं नहीं रहूंगा, वो श्री विमल दे जी रहेंगे, क्योंकि मैं प्रथम जो फर्स्ट पर्सन के रूप में ही आज का अध्याय में शुरू करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अकेले यात्रा करते हुए भी मुझे चोर उचक्कों का भय नहीं था। तिब्बत में गरीबी है किंतु चोर नहीं है तिब्बती लोग। कोई तिब्बती चाहे कितना भी गरीब हो, वो चोरी या उठाईगिरी नहीं करता। देखिए, ये होती है एक नेशनल करेक्टर, एक पर्सनल करेक्टर, एक सोसाइटी का करेक्टर। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारा नेशन का करेक्टर क्या है, हमारी सोसाइटी का करेक्टर क्या है और हमारा स्वयं का करेक्टर क्या है। सांपो यानी कि ब्रह्मपुत्र को पार करने के बाद एक रास्ता ग्यास्ते की ओर चला गया। यहां से ग्यास्ते तक की यात्रा बड़ी कठिन थी। ग्यास्ते तक लगातार चढ़ाई थी। गधे या घोड़े पर जाने वाले भी उसी पथ पर जाते थे। उधर न बढ़कर मैं यानी विमल देजी सांपो के किनारे किनारे पकदंडी पर पश्चिम की ओर यानी नदी की धारा की विपरीत चलने लगा। तो नदी जो है पूरब से पश्चिम की जाती है और ये पश्चिम से पूरब की ओर चलने लगे। भविष्य में मैं आपको नक्शे के द्वारा समझाने का भी प्रयास करूंगा। दोपहर की सांपो को पार किया, यानी सांपो नदी क्या, ब्रह्मपुत्र को पार किया। अकेला सफर था
और अब कुछ अनजान पथ मुझे रह रहकर गुरुजी की याद आ रही थी। बुढ़ापे में भी कितना उत्साह था उनमें। ऐसे दुर्गम पर्वतों पर कितनी सहजता से वे चढ़ जाते थे। हर स्थिति में कितने धैर्य और संयम से काम लेते थे। वे ही तो मेरे गुरु और मेरे पथ प्रदर्शक थे। गया से गैंगटॉक, गैंगटॉक से लहासा तक की यात्रा मैंने उन्हीं की कृपा से की थी। रास्ते के बाधा और विघ्नों से मुझे अकेले जूझना पड़ेगा। मुझे गुरुजी की वाणी बार बार याद आ रही थी। देह मन का नौकर है, अतः मन को वश में करो। मन का संतुलन बनाए रखो। यात्रा की थकान से शरीर क्लांत होने पर भी मन को क्लांत मत होने दो। उनके इन उपदेश को याद करते हुए भी मैं नई स्फूर्ति से चलता रहा। मेरे दाएं बहती हुई सांपो नदी मेरी सखा थी, यानी कि इन्होंने उस नदी को ही अपना मित्र बना लिया। वाह। आकाश मेरा देवता है, तुषार शुभ्र पर्वत मेरा पथ प्रदर्शक है। चलिए एक मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं। एक हिंदी फिल्म का कोई गाना था, कौन सा था? चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो मित्रों इसी गाने में एक आता है, आसमान को तू अंबर को तू ओढ़ना कर ले और धरती को बिछोना, चल अकेला चल अकेला। याद है वो गाना मुकेश जी की आवाज में? तो मित्रों वही सिद्धांत गुरुजी ने अपने प्रिय चेले को बताया। सांपो पार करने के बाद चुशुल छोड़े 2 दिन हो गए। इस बीच रास्ते में केवल 2 छोटे गांव दिखाई पड़े। सांपो का पानी में आटा गूंद कर और सूखे घास की आग में रोटी सेककर परम तृप्ति के साथ खाता और आगे बढ़ जाता। पिछली रात मैंने एक खंडर में बिताई। इस तरह यात्रा करना संभव हो तो क्या कहने। कोई चिंता नहीं, कहाँ सोना जहां जगह मिल जाए। देखिए रात में भी तिब्बत की कितनी ठंड हो जाती है। ये मनोबल है मित्रों। नदी का तट का रास्ता समतल नहीं था। नदी बड़ी बड़ी चट्टानों के अलग और बगल से घूमती फिरती अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ी। किंतु इस यात्रा में मुझे बहुत आनंद आ रहा था। नदी के किनारे चलने का निराला ही आनंद था। इसमें एक रास्ता और एक मधुरता थी। दूसरे दिन शाम को नदी के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी। पत्थर और बलुआ की मिट्टी से किसी तरह उसकी दीवार खड़ी कर दी गई। उस पर पेड़ के तने व घास डालकर छप्पर लगाया गया। झोपड़ी के इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। भीतर झांका तो वहां पर कोई भी नहीं था। सोचा यह कोई परित्यक्त झोपड़ी होगी, मैं रात यहाँ काट सकता हूँ। ठंड होने पर भी कांपने वाली सर्दी यहाँ नहीं थी। यानी झोपड़ी थर्मोस्टेट वाली थी, यानी कि टेम्परेचर अंदर ठीक था। जनरली होता है पहाड़ों में, जो झोपड़ी मिट्टी की और पत्तों की सूखी घास से बनती है तो अपने आप में वो एक तापमान रोधक का कार्य करती है। झोपड़ी के भीतर अध जली लकड़ियां पड़ी थी, सूखी घास भी थी, अतः ईंधन की समस्या नहीं थी। मैंने यानी विमल जी ने कंबल बिछाया, अपना सामान वहां रखा, मग लेकर सांपो के तट पर गया। आकाश में सूर्यास्त का रंग फैलने लगा। प्रार्थना व ध्यान से निपटकर पानी लेकर झोपड़ी की ओर घंटे भर बाद लौटा तो सामने एक व्यक्ति को पाकर मैं ठिठक कर रुक गया। वहां कोई नहीं था। जब वो पानी लेकर आए तो झोपड़ी में एक व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे से स्पष्ट था कि वह तिब्बती है। मैंने जीभ निकालकर ऐसे करके अभिवादन करते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ना चाहा। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, तिब्बत में एक परंपरा है कि किसी को यदि सम्मान देना होता है तो जीभ निकालकर वो सम्मान देते हैं। किंतु मेरा वो रास्ता रोके खड़े थे। उसने मुझसे कुछ पूछा, किंतु तिब्बती भाषा कुछ सीखने के बाद भी द्रुत उच्चारण को सदैव समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने उस व्यक्ति को गौर से देखा।
उसके पहनावे में लामाओं जैसे वस्त्र थे, लाल रंग के लगता था, यानी गंदा होते होते लाल से काला हो गया था। उसमें ढेरों चिंदियां थी, यानी कट फिट गया होगा। सर पर बड़े बड़े बाल थे जिनके जूड़े बनाए हुए थे। दाढ़ी मूछे नहीं के बराबर थी। पांव में मोटे ऊनी मोजे तथा पुराने मिलिट्री जूते थे। चेहरे से वे उत्तरांचल के तिब्बती लगते थे। मुझे लगा कि 60-65 वर्ष का व्यक्ति कोई भिखारी होगा। मैंने हाथ का मग दिखाकर उसे समझाना चाहा कि मैं सांपो में पानी लेकर सांपा बनाने जा रहा हूं। सांपा मतलब गर्म पानी को उबालकर उसमें आटा घोलते, लुगदी जैसी होती है, वो थुकपा जो होता है उसी प्रकार का बनाते हैं। वो चाहे तो मेरे साथ खा सकते हैं। शायद मुझे कहना चाह रहा था, उन्हें समझा पाया था, क्योंकि उन्होंने मुस्कुराकर मेरा रास्ता छोड़ दिया और मेरे साथ ही झोपड़ी में घुसे। अंदर जाके देखा मेरे कंबल के बगल में एक और कंबल बिछा था जिस पर थैला रखा था। कमरे में घुसकर उन्होंने थैले से माचिस को निकाला, फिर खुद ही बढ़कर वो लकड़ी जलाने बैठ गए। हम दोनों चुप थे क्योंकि एक दूसरे की भाषा नहीं आती थी। उन्होंने कमरे के एक खड्डे से कुछ एल्यूमिनियम की कटोरियां निकालकर मुझे दिखाई। अब मुझे संदेह नहीं रह गया कि गरीब हो या भिखारी, इस झोपड़ी का मालिक तो भैया यही है। अपनी झेप मिटाने के लिए मैं सफाई देने लगा कि मैं एक यात्री हूं, त्रापा हूं। तो मित्रों, यदि आप मेरे पूरे एपिसोड देख रहे हैं तो त्रापा का मतलब समझ गए होंगे आप क्या होता है। याद आया? त्रापा होता है जो लामा अंडर ट्रेनीज होते हैं, उनको त्रापा बोलते हैं। जी हाँ, यहां एक रात भर रहना चाहता हूं। मेरी बात वे समझ पाए या नहीं मुझे नहीं पता, किंतु लगा वे प्रसन्न हैं, क्योंकि मैंने आटा निकाला तो कुछ बार्ली व सूखा मांस लाकर आटा में डाल दिया। सांपा बनने पर हम दोनों ने चाव से खाया। फिर मैं नदी में जाकर अपना मग धुलाया, किंतु उन्होंने अपनी कटोरी को चाट पीट कर रख दिया। यानी कि तिब्बत में जनरली पानी बर्फ ठंड होता तो वो अपने बर्तन को चाट के ही साफ कर लेते हैं। झोपड़ी में कोई किवाड़ नहीं था। भीतर बैठकर बाहर का सुंदर दृश्य देखा जा सकता था। मैं सांपो नदी व दूसरे तट के पहाड़ों का दृश्य देखता रहा। रात बढ़ने लगी। आग के पास चुपचाप बैठे थे हम दोनों। हमारी आंखें भी बार बार एक दूसरे से टकराती। ठंड उतनी ही थी जितना जाड़े के समय उत्तर भारत में होती है, यानी कि वहां की पीक गर्मी में यहाँ के जनवरी के आसपास की ठंड होती है, यानी शीतलहर, यानी असहनीय। लेकिन वहां सहनीय हो सकती है क्योंकि अब उनका बॉडी उस टेम्परेचर के लिए जो है तैयार हो गया था। आग तापते हुए लगभग 1 घंटा बीता होगा। अचानक देखा कपाटहीन दरवाजे के सामने एक व्यक्ति खड़ा है। वह धीरे धीरे अंदर आया। मुझे देखकर चौंका। उसकी दुविधा देखकर मैं टूटी फूटी तिब्बती में अपने परिचय दिया। वृद्ध भी आगुंतक को मेरे विषय में बताया और वे बैठ गए। इसके बाद वृद्ध ने अपनी झोली उठा लाई, यानी 2 हो गए वो। वे उसमें से जो सामान निकालने लगे, उसे देखकर मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। झोली में उन्होंने सबसे पहले एक हड्डी निकाली जो मनुष्य के टांग की हड्डी थी। उसके बाद एक खोपड़ी निकाली। यह देखकर भैया विमल दे तो डर गए मित्रों, है तो ध्यान, मतलब एक वहां आए थे और एकदम अचानक वो हो गया। तो वृद्ध ने अपनी झोली से मनुष्य की टांग की हड्डी, खोपड़ी, बकरी की खाल आदि निकालकर फर्श पर रख दिया। फिर वे आगुंतक के साथ किसी गंभीर आलोचना में जुट गए। इस तरह के सामान, उनके लाल वस्त्र और बातचीत के ढंग से मुझे लगा कि वे अवश्य ही कोई तांत्रिक हैं। देखिए, पुराने वाले मैंने वीडियो में बताया था कि तिब्बत में तंत्र का बड़ा बोलबाला था बुद्धिज्म से पहले, तांत्रिकों का। तो कैसे फिर सुलह हुई, कैसे दोनों चीज एक साथ मिक्सअप हुए, और अभी भी बुद्धिज्म में तंत्र का प्रयोग तिब्बती बुद्धिज्म में होता है, जबकि भारत के बुद्धिज्म में इन सब चीजों का प्रयोग नहीं होता। खैर, उन्होंने आगुंतकों ने और जो झोपड़ी के मालिक थे, उन्होंने विमल देव को इशारे इशारे में समझाया कि तुम डरो मत, तुम्हारा हम कुछ नहीं करेंगे, तुम आराम से बैठ के खा पी के, इशारे इशारे में बात की। और इसके बाद
वो बेचारे विमल जी थके हुए थे, आग के पास बैठे और उनकी आंख लगी, सो गए। जब सुबह ठंड में उनकी आंख खुली तो जाकर देखा कि आग बुझ चुकी थी और वो एक साइड में लेटे हुए थे। सुबह उठ के उन्होंने प्रार्थना वगैरह की और बाहर निकल के देखा एक खूंटे पर ओझा की झोली टंगी है कि, और वो वापस लौट के आ गए। इसके बाद विमल ने सोचा कि चलो अब खा पी लिया, अब मैं अपनी अगली यात्रा के लिए जाते हूँ। तो एक जो उनके साथ दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने बोला उनको त्रापा शब्द, तो उन्होंने बोला यस, तो मतलब समझ गए कि ये नया लामा है। उन्होंने एक हाथ में, बाएं हाथ में घंटी, दाएं हाथ में वज्र लेकर आरती के ढंग से उन्हें नचाकर घंटा ध्वनि किया, नाचकर, और फिर उठ खड़े हुए। मैं भी उठ खड़ा हुआ। हम दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। रात का भोजन हमने साथ किया किंतु कोई बातचीत नहीं हुई। भाषा की दिक्कत थी। झोपड़ी में लौटते हुए मैंने सोचा कि शायद कैलाश का रास्ता मालूम हो, इसलिए मैंने तिब्बत भाषा में उन्हें समझाने का प्रयत्न करने लगा कि मैं तीर्थ यात्री हूँ, सिक्किम के गैंगटॉक से आया हूँ, लासा गया था, अब कैलाश जाना चाहता हूँ, सांपो नदी के उद्गम की ओर जाऊंगा। वे चुप थे। इससे मैं समझ नहीं पाया कि मैं अपनी बात उनको समझा नहीं पाया, किंतु जब लोटा कंबल लेकर चलने को हुआ तो उन्होंने रास्ता रोककर कहा अभी मत जाओ। यानी कि जब ये जाने लगे तो उन्होंने मना कर दिया अभी मत जाओ। शायद वो मौसम वगैरह का प्रेडिक्शन था। उनका उच्चारण मैं समझ नहीं पाया, किंतु उनके हाव भाव से लगा कि वो मुझे ठहरने के लिए बोल रहे हैं। कुछ देर तक लिए वो सोचे, फिर वहां रह गए। तो वे बार बार घंटी बजा के मंत्र कर कर आकाश की तरफ देख रहे थे और उसको बोल रहे थे कि आप मत जाओ, यहीं रह जाओ। तो इसके बाद बाबा, दोनों ओझा और बाबा जी प्लस अपना विमल देव जी नदी के किनारे गए। वहां से मछली वगैरह जो है पकड़ने के लिए गए। तो वहां पे देखा मछली पकड़ने का एक अलग ही तरीका है। उन्होंने बड़ी नदी से एक छोटी नदी का एक रास्ता बनाया हुआ था, छोटे से नाले का, और उसमें कपड़ा डाला हुआ था। तो जाहिर है मछली आएंगी, उसमें बहेंगी तो फंस जाएंगी। तो बड़ा एक तरीका था कि बगैर ज्यादा मेहनत के उन्हें जो है ताजी मछलियां मिल जाती है। तो वो मछली लेके आए और विमल देव इसलिए खुश थी कि भाई मुझे ताजा मांस मिलेगा खाने को, मैं तो रोई बंगाली बाबू को मछली मिल जाए भाई। तो इस प्रकार से मछली पकड़ी और शाम को इन्होंने जो है अपना मिलके जो है मछली खाई। शाम को, रात होते होते शाम को जो है मौसम एकदम खराब हो गया। यानी कि जो है बादल से छाने लगे और स्नोफॉल होने लगा। तो शायद यही कारण था कि उन्होंने, बाबा जी ने उनको रोका था। इसके बाद जो दूसरे व्यक्ति थे वो जो थे एक चिकित्सक भी थे और वो मंत्र पाठ वगैरह करके जो है लोगों का इलाज वगैरह किया करते थे। तो पास में अभी कुछ रोगी उनके पास आने लगे तो ये चुपचाप देख रहे थे कि तभी एक महिला आई। तो घंटी बजा बजा कर वो उनका जो है नाड़ी परीक्षण कर रहे थे और वो चिल्ला रही थी, बेहोश कर रही थी। इसके बाद कुछ उन्होंने सूंघने के लिए दिया और हाथ की कुछ नस दबाई, वो भी शांत हो गई। इस प्रकार से जो एक महिला को 4 महिलाएं पकड़ के ला रहे थे वो अपने आराम से गई। तो इस प्रकार से जो है ओझा तांत्रिक जो है अपना इलाज वो उसी प्रकार से करते थे। मनुष्य की खोपड़ी की हड्डी और जो जान के लिया था। तो अभी तक विमल देव कह रहे थे मैंने सुना ही सुना था कि भाई ऐसा होता, लेकिन आज अपने सामने प्रमाण की क्या आवश्यकता, अपने आंखों के सामने देख लिया कि भाई इस प्रकार का भी इलाज होता है। इसके बाद धीरे धीरे जो है ये लोग जब चलने लगे तो वो जो महिलाओं का इलाज किया था और उनके साथ कुछ पुरुष भी थे, तो वो लोग लामा जी ने यानी जो ओझा थे उन्होंने विमल जी को बोला कि आप इनके साथ इनके गांव चले जाओ। तो ये उनके साथ उनके गांव चले गए। जब शाम को वहां पहुंचे तो दिक्कत वही थी कि जनरली गरीबी और संसाधनों का अभाव था। तो वहां पे पुआल, और अंधेरे में वैसी ठंड लगती है भाई। जो पुआल होता है, पुआल यानी कि जो चावल का धान का निकालते हैं, वो उसके रखे हुए थे पुआल काफी। तो विमल देव जी जो है अपना उस पुआल के अंदर जो है लेट गए
अपने नीचे 3-4 पुआल बिछाए, अपना कंबल ओढ़ा और कंबल के ऊपर भी 4-5 पुआल डाल दिए, हर तरीके से ढक के पुआल के अंदर सो गए। तो गर्मी काफी रहती इस प्रकार से। यही गरीब आदमियों का गद्दा है और वही उसकी रजाई होती है। तो वो सो गए। जब सुबह ओझा जी ने उन्हें जगाया तो पुआल के ढेर से बाहर निकालकर देखा कि बाहर धूप निकल आई है। ओझा जी झोली टांगे हुए थे। समझ में आ गया कि हमें लौटना है। बदन से पुआल को झाड़कर खड़े हुए बाहर निकला। रात को कितनी भयंकर ठंड रही होगी, तो पता चला कि जो बाहर पुआल थी वो बिल्कुल सफेद हो गए थे, यानी कि उस पर पाला जम गया था, लेकिन अंदर पुआल की गर्मी ऐसी थी कि वो बड़े सहज प्रकार से सोए। इसके बाद ओझा जी ने एक सूखे पत्ते देकर चबाने को कहा कि आप ये पत्ते चबाइए। देखो मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि हिमालय में जड़ी बूटियां बहुत हैं। तो जब वो पत्ते चबाए तो उनके खून की गर्मी बढ़ने लगी, यानी खून तेज हो गया और एकदम उनके शरीर को गर्म लगने लगा और इस प्रकार से वो बड़े एकदम ऊर्जावान हो गए। तो ओझा जी उनको फिर एक शमशान में ले गए जहां अध जली लकड़ी, अंगार का नामो निशान नहीं था। मृतकों के हाथ पांव, वृक्ष आदि हड्डियां छितराई हुई थी चारों ओर। लकड़ियों के अभाव में इस क्षेत्र में दाह संस्कार नहीं होता, ना ही कब्र होती। शवों को ऊंचे स्थान पर डाल दिया जाता है जहां ओझा जी इनको लेके गए थे, ऊंचे स्थान पर, और वहां पर गिद्ध, सियार, कुत्ते खाकर शवों का सत्कार करते हैं। यही नहीं, क्षेत्र में ऐसे भी विचित्र भयानक प्रथा थी। यहाँ डोम की एक विशेष जाति थी जिनका काम था मृतक के, यदि मैं गलत नहीं तो पारसी समुदाय में भी शायद ऐसे ही होता है, जो मैंने पढ़ा है और समझा है। तो यानी कि पारसी समुदाय और तिब्बतियों की प्रथा लगभग एक जैसी है। पिछले दिन उस गांव में हम इसी रास्ते नहीं गए थे। पहाड़ की चोटी के शमशान में ओझा हड्डियों को उठाकर दिखाने लगा। उनका अभिप्राय समझ आया। शमशान में घूमते हुए वे काम की हड्डियां तलाश रहे थे। तारापीठ व बरकेश्वर के तांत्रिक साधु भी हड्डियां रखते हैं, शायद वे दिखावे के लिए। उन्हें मैंने इस तरह की हड्डियों का उपयोग करते हुए नहीं देखा। ओझा बाबा जी हड्डियां दिखाते हुए मुझे समझाने लगे, यह किसी वृद्ध का जबड़ा है, यह वयस्क व्यक्ति का निस्तंभ है। देखो, इस हड्डी के दाएं भाग को कुत्ते ने चबाया है, अर्थात यह हड्डी नरम थी, तो यह किसी छोटी लड़की की हड्डी रही होगी। तंत्र साधना के लिए 2 चीज बहुत आवश्यक हैं, एक खोपड़ी, दूसरी जांग की हड्डी। जांग की हड्डी किसी कुमारी कन्या की मिल जाए तो वह उत्तम है। सबसे उत्तम ब्राह्मण कुमार की जांग की हड्डी होती है। अब ये अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा, लेकिन ये सब सुन के बेचारे विमल जी तो बहुत घबरा रहे थे, डर रहे थे, अरे भैया कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ये करने वाले हैं। तो विमल ने बोला भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तुम सोच रहे हो कि ब्राह्मण की हड्डी, तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। वो भी हंस पड़े कि डरो नहीं, ऐसा मेरा कोई तुम्हें इस प्रकार का करने का कोई विचित्र नहीं है। इस प्रकार से वो नीचे गाँव में आ गए। गाँव में एक चाय की दुकान थी, वहीं पर बैठ के दोनों ने चाय पी और आसपास में थोड़ा सा हरापन था, तो भेड़ बकरियां चल रही थी। तो इस प्रकार से ओझा जी इनको उस गांव में छोड़ गए और गांव वालों ने आटा मिलाकर जो लड्डू दिया था वो भी दोनों ने मिलकर खाया। ओझा चले गए और ये उसी गांव में। दोस्तों, आज कैलाश यात्रा का प्रथम पड़ाव इनका इस प्रकार से बीता। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, आपको यदि आनंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स लिखें और जिन किन्हीं को भी कैलाश यात्रा करनी है भविष्य में, उनको भी बताएं, प्रेरित करें कि इस चैनल से जुड़ जाएं। क्योंकि पूर्व के चैनलों में मैंने पहाड़ पे कैसे चलना है, कैलाश यात्रा की क्या तैयारी करनी है, अपना पैकेज कैसे करना है, अपना सामान का पैकिंग कैसे करना है, जूते किस प्रकार के रखने, कपड़े कैसे पहनने, तमाम चीजें बताइए, राशन कैसे लेके जाना है। उनको देखते रहिए और आने वाले समय में मैं दोबारा रिपीट करूंगा जब 2026 की आधिकारिक रूप से कैलाश यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जब तक के लिए जय हिंद।